नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों, बजट की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं बच्चों। तो क्लास जो है आज थोड़ी लेट है बच्चों, बजट की ना लेट है, होनी तो पहले ही थी लेकिन कई बार ऐसी चीजें आती रही कि ये जो है हो नहीं पाई। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं, कोई बात नहीं, आज शुरू करते हैं इसको, क्योंकि अभी एग्जाम तो आपके बाद में ही है और पूरे एक साल ये आपके काम आने वाली है, पूरे एक साल। लेकिन वही कोशिश वही रहेगी कि ये जब क्लास खत्म हो तो आपको बजट से संबंधित जितने भी सवाल हैं वो क्लियर भी हों और सारे के सारे याद भी हों बच्चों। ठीक है, क्योंकि याद कराना भी मुख्य उद्देश्य है, पढ़ाना तो अगले ही दिन पढ़ा देते हैं ना, पढ़ाना होता केवल तो अगले ही दिन पढ़ा देते। तो वही ध्यान देना है। देखो, सबसे पहले आपको बात करनी है, दो तीन फैक्ट हैं इसके बारे में इंटरेस्टिंग से। 1955 तक बजट केवल अंग्रेजी में ही होता था। किसमें? केवल अंग्रेजी में। 1956 से शुरुआत हुई अंग्रेजी और हिंदी दोनों में, बाइलिंगुअल जिसे बोला जाता है। ठीक है, 1955 तक किस में आया बजट बच्चों? 1955 तक बजट केवल इंग्लिश में। 1956 में बाइलिंगुअल आना शुरू हुआ। कैसे आना शुरू हुआ? बाइलिंगुअल आना शुरू हुआ। 2016 तक आपको पता होगा कि फरवरी के अंतिम दिवस पे, यानी कि 28 या 29 जो भी अंतिम दिवस बैठता हो, 2016 तक ये था। और 2016 तक रेल बजट अलग से आता था। 17 में क्या हुआ कि फरवरी 1 को आना शुरू हो गया, यानी 1 फरवरी से आना शुरू हुआ। कब बच्चों? 2017 में। और रेल बजट को भी इसी में मर्ज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रेलवे बजट को भी इसमें मर्ज कर दिया गया बच्चों। ठीक है, 1955 तक इंग्लिश में, 1956 तक बाइलिंगुअल मतलब 56 से बाइलिंगुअल आना शुरू हुआ। 2016 तक लास्ट डे में आता था फरवरी के में, और रेल बजट अलग आता था। 2017 से पहले दिन आने लगा और रेल बजट क्या हुआ? रेल बजट बच्चों जो है, रेल बजट क्या हुआ जल्दी बताओ? इसमें मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बच्चों। वैसे तो दुनिया भर की जानकारी होती है बजट में, लेकिन हमारे सब तो काम की नहीं है। अगर हम देखें तो एक महीना बजट को समझने में ही लग जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें अपने मतलब की चीजें अभी देखनी है। कैसी करनी है? केवल अपने मतलब की चीजें देखनी है। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि ये निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया कौन सा बजट था। अगर आपसे पूछा जाए तो चौथा बजट था बच्चों ये। ठीक है, चौथा बजट। निर्मला सीतारमण जो है हमारी भारत की पहली महिला वित्त मंत्री। कौन? पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। ठीक है, बजट जैसा आप जानते ही हो, बजट का मतलब होता है कि भाई आगे का कुछ क्या लगाना, अनुमान। आगे का जो कोई किसी चीज पे खर्चा हमारा होने वाला है, जैसे महिलाएं घर का बजट बनाती हैं कि इस महीने पैसे तनख्वाह के आएंगे इतने, तो कितने खर्च करने हैं किस चीज पे, बच्चों की फीस पे कितने खर्च करने हैं, उन्हें कपड़े दिलवाने हैं, उनके मामा की शादी है उसके लिए कितने खर्च करने हैं। ठीक है, मामा की शादी होगी तो फिर क्या आएगी? बच्चों की मामी भी आएगी, तो उनको कितने पैसे देने, मुंह दिखाई में सारा कुछ क्या होता है? वो बजट में ही आ जाता है। ठीक है, तो वो सारा बजट है बच्चों, निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। ये बड़े लेवल पे, ये देश का बजट है, वो परिवार का बजट था। ठीक है, ये देश का बजट और वो परिवार का बजट था बच्चों। ठीक है, तो चौथा बजट था जो निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। और पहला पेपरलेस बजट पेश करने का श्रेय भी किसको जाता है? निर्मला सीतारमण जी को ही जाता है। 2021-22 का बजट उन्होंने पेश किया। और कब पेश किया बच्चों? पेश किया कब? 2021-22 का पिछले साल, यानी 21 में। ठीक है, 1 फरवरी 2021 को अगर डेट भी पूछ ले तो आपको पता है 1 फरवरी को पेश किया जाता है। 2021 में पेश किया गया क्योंकि बजट था 21-22 का। जिस साल भी बजट पेश किया जाएगा वो उस साल का और अगले साल का कुछ हिस्सा होता है उसमें। ठीक है, उस साल के 9 महीने और अगले साल के 3 महीने उसमें क्या होता है बच्चों? पेश होता है। ठीक है, चलो कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों, एक इसका रैपिड रिवीजन बनाएंगे 15 मिनट का। जब आपको मन करे उसको पढ़ लिया करना, बिल्कुल नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा, बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चौथा बजट निर्मला सीतारमण के द्वारा अगर ये बजट खत्म होने तक ना आपको 75% याद ना हो जाए तो मुझे जरूर बताना भाई, जरूर बताना है। ठीक है, पहला पेपरलेस बजट 2021-22 का किसके टाइम में? निर्मला सीतारमण के टाइम में। जो है उसके लिए एप्लीकेशन बनाई थी वो बनाई थी एनआईसी ने। ठीक है, जो उसके लिए ऐप एक बनाई थी, जिस ऐप में बजट आया था पहला पेपरलेस, वो कौन सा था बच्चों? किसने बनाई? एनआईसी ने बनाई। ठीक है, सबसे ज्यादा बजट पेश करने का किसके नाम
रिकॉर्ड है। तो जो रिकॉर्ड है वो हमारे प्रधानमंत्री भी रहे बाद में। वो कौन रहे बच्चों? हमारे बाद में प्रधानमंत्री भी रहे। ठीक है, तो एकमात्र भारतीय भी हैं वो जिन्हें पाकिस्तान का भी सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है। वो भारत से एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, जैसे हमारा सर्वोच्च सम्मान क्या है, जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ हमें। हमारा क्या है? 10 बार है ना, उन्होंने 10 बार पेश किया। कितना? 10 बार। मोरारजी देसाई। कौन बच्चों? मोरारजी देसाई। और 1990 में उन्हें मिला पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान। जल्दी बताओ बच्चों, निशान ए पाकिस्तान। कौन सा? निशान ए पाकिस्तान, है ना। और भारत का कौन सा है? भारत रत्न। भारत का कौन सा है बच्चों? भारत रत्न। और उन्हें कौन सा मिला? निशान ए पाकिस्तान। ठीक है, बहुत बढ़िया, भारत रत्न सारे के सारे, बहुत बढ़िया। AK-47, सुरजीत, पवन, पूनम, लक्ष्य, सारे बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, मुन्नू शर्मा बिल्कुल ठीक है, प्रवीण कुमार का भी ठीक है बच्चों। चलो, सबका ठीक है बिल्कुल ये आंसर। ठीक है, स्वतंत्र भारत का बच्चों ये टाइम गलत है, कभी फिर कहूं रिकॉर्ड, इसलिए आपके नाम भी पढ़ दिए मैंने। ठीक है, ये टाइम इसमें बोर्ड में गलत है, इसलिए अनु, प्रवीण, रजत, सौरभ, रागिनी, मोहम्मद उमर, तोमर, ठीक है बच्चों, सौरभ यादव, सबका नाम भी पढ़ दिया है। अच्छा, टाइम ठीक है, हाँ 8:30 ही, मैंने सोचा 9:30 से क्लास, बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है। चलो, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? 1947 में। और यह होता है कि पहली बार किसने पेश किया था? तो श्री R.K. षणमुखम चिट्टी ने। किसने? श्री R.K. षणमुखम चिट्टी ने। किसने बच्चों? श्री R.K. षणमुखम चिट्टी ने। ठीक है, चलो, तो ये सारे फैक्ट क्लियर है, ये क्लियर है बच्चों, तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चौथा बजट निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। पेपरलेस बजट पहला कब? 2021-22 का। सबसे ज्यादा बजट मोरारजी देसाई जी ने। कौन थे वो? भारत के उस टाइम वित्त मंत्री थे, बाद में क्या बने? प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान का एकमात्र जो व्यक्ति, मतलब एकमात्र जो सम्मान है, पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान है, कौन सा? निशान पाकिस्तान, उसे पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? मोरारजी देसाई हैं। कौन बच्चों? मोरारजी देसाई हैं। ठीक है, चलो, सबसे पहले बात करते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट, क्योंकि जो हमारा संविधान है ना बच्चों, हमारे संविधान में ये शब्द कहीं लिखा ही नहीं हुआ, बजट शब्द कहीं लिखा ही नहीं हुआ। वहां तो लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या लिखा हुआ है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहां लिखा हुआ है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में है बच्चों? जल्दी बताओ किस अनुच्छेद में है? जो 108 कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं बच्चों, 112 में है। किस में है? 112 में। ठीक है, हमारा और ऑप्शन था 356 में, तो राष्ट्रपति शासन है, आप सबको पता होगा। ठीक है, 312 में हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण है। अनुच्छेद 110 में हमारा धन विधेयक है, और 108 में संसद का संयुक्त सत्र है। क्या है? 108 में संसद का संयुक्त सत्र है बच्चों। ठीक है, चलो, चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? चालू वित्त वर्ष में, चालू का मतलब देख लो, अगले वित्त वर्ष की बात नहीं कर रहे, चालू तो कौन सा है? 2021-2022। जब बजट पेश किया गया कब? 1 फरवरी 2022 को। 1 फरवरी 2022 को। तो फरवरी में चालू वित्त वर्ष कौन सा है? जो हमारा 31 मार्च तक चल रहा है, जो 31 मार्च 2022 तक चल रहा है, वो कौन सा है? 21-22 का। ठीक है, तो 9.27 बिल्कुल ठीक है, 9.27 है भारत की आर्थिक वृद्धि दर बच्चों। ठीक है, आजादी का अमृत काल का समय कितना रहेगा? आपको पता होगा, हमने 12 मार्च 2021 से क्या शुरू किया बच्चों? हमने शुरू किया क्या? आजादी का अमृत महोत्सव। 75 साल हमें पूरे हो रहे हैं, 2022 में आजाद हुए, 2022 में। तो इस 75 साल का क्या मनाने के लिए, जश्न मनाने के लिए बच्चों, हमने क्या किया? हमने बच्चों आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, यानी आजादी का अमृत महोत्सव 75 साल हमको हो गए। अब जो आगे का समय है, जो 75 से लेके 100 साल तक का समय है बच्चों, है ना, आजादी के 75 वर्ष हमें हो गए, आजादी के 100 वर्ष जब तक हमें होंगे, उस दौरान कितने वर्ष हो गए? उस दौरान हो गए 25 वर्ष। तो उस 25 वर्ष का एक हम ढांचा बना रहे हैं कि उस 25 वर्ष में हमें क्या क्या अचीवमेंट करने हैं, और उस समय को क्या कहा है बच्चों? आजादी का अमृत काल। क्या कहा है? आजादी का अमृत काल उसको कहा गया है। तो आजादी का अमृत काल कब से कब तक है? हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष से लेके हमारी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक। क्या बच्चों? 100 वर्ष पूरे होने तक। ठीक है, तो ये 25 साल का रहेगा। कितने का? 25 साल का ये रहेगा। ठीक है, चलो, अमृत काल के लिए कितनी प्राथमिकताओं के विकास पर जोर दिया गया है? यानी अमृत काल जो रहेगा हमारा, हमने उसमें एक लक्ष्य बनाया
कि उसमें हम इन इन चीजों पर काम करेंगे जिससे एक मजबूत भारत बनकर उभरे। एक मजबूत भारत बनकर उभरे उसके लिए हम क्या करेंगे, इतनी प्राथमिकताओं पर काम करेंगे। एक तो पीएम गति शक्ति जो आपको पता ही है, जो हमारा जो ढांचा है देश का, जो हमारी अवसंरचना है ना, यानी जैसे रेल है, सड़क है, पुल है, इन सब चीजों को मजबूत किया जाएगा, बेहतर किया जाएगा। और उसके लिए बहुत सारे जो विभाग काम करते हैं, बहुत सारे जो मंत्रालय काम करते हैं, मंत्रालयों के डिपार्टमेंट काम करते हैं बच्चों, ठीक है, उन्हें जोड़ा जाएगा। क्या होगा, उन्हें जोड़ा जाएगा, जिससे कि बेहतर कोऑर्डिनेशन उनके बीच में हो। ऐसा ना हो एक मंत्रालय तो ये काम कर रहा है, सड़क बना रहा है, दूसरा मंत्रालय उसी से अगले दिन उसे खोद रहा है। क्यों? क्योंकि जी मुझे तो लाइन बिछानी है, यहां मुझे तो बिजली की लाइन बिछानी है, मुझे तो टेलीफोन की लाइन बिछानी है, मेरा भी तो देश के विकास में योगदान है, मैं भी तो विकास कर रहा हूं, तुमने सड़क क्यों बना दी? यानी कि आपस में कोऑर्डिनेशन हो, जो मंत्रालय हैं उन्हें पता हो कि भाई किसकी कहां पर क्या योजना है, आपस में मिलके काम करने, ठीक है। उससे क्या होगा, पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा, ठीक है, और हम एक ज्यादा बेहतर ढंग से विकास भी कर पाएंगे, ठीक है। होता है ना, आपने भी देखा होगा गांव में कभी कभी, अभी तो वो बिछी थी क्या, अभी खड़ंजा लगवाया था, अभी टाइल बिछवाई थी, और थोड़े दिन बाद ही टेलीफोन लाइन वालों ने खोद दिया जी उसे, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम ना आए, इसलिए पीएम गति शक्ति जो है विभिन्न विभागों के बीच समन्वय किया जाएगा और उन्हें जोड़ा जाएगा बच्चों, ठीक है। दूसरा, समेकित विकास यानी इंक्लूसिव, ऐसी ग्रोथ जिसमें सब शामिल हो, हर तबका शामिल हो, हर क्षेत्र शामिल हो देश का। ऐसा नहीं है कि एक देश का जो हिस्सा है वो तो चमका दिया पेरिस की तरह और दूसरा जो है वो पाकिस्तान के किसी इलाके की तरह दिखता हो, अफगानिस्तान के किसी इलाके की तरह दिखता हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी समेकित विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है बच्चों, ठीक है। तीसरे नंबर पर निवेश को वित्तीय मदद, कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए मदद दी जाएगी। क्या दी जाएगी? इन्वेस्टमेंट करने के लिए मदद दी जाएगी। तीसरा काम हो जाएगा ये। और चौथा काम हो जाएगा उत्पाद संवर्धन, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, अपने यहां प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, उसका एनहेंसमेंट किया जाएगा बच्चों, ठीक है, एनहेंसमेंट। और बच्चों सनराइज अपॉर्चुनिटीज, ऐसे सेक्टरों पर काम किया जाएगा जिसमें अभी भी बहुत सारे क्या है, हमारे पास बहुत सारे अवसर हैं, अभी भी हमारे पास बहुत सारे अवसर हैं, उन पर काम किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें हम अभी बहुत आगे नहीं बढ़े हैं बच्चों, ठीक है। जैसे ड्रोन का क्षेत्र ही देख लो, ड्रोन में अपार संभावनाएं, इतनी जगह वो काम आता है, लेकिन अभी हम उतने आगे नहीं बढ़े हैं, ठीक है। ऊर्जा संक्रमण, एनर्जी ट्रांजिशन, यानी एनर्जी के नए नए मीन्स अपनाने हमें, ऐसे जो लंबे समय तक चलें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई पेट्रोल लिया खत्म हो गया, ऐसे नहीं, लंबे समय तक चलें, जैसे कि हमारी सौर ऊर्जा हो गई, ठीक है। और बच्चों जलवायु के लिए हमें कार्य करना है क्या करना है? जलवायु के लिए काम करना है, ठीक है। तो चार फिर भी याद रखने हैं कि कितनी प्राथमिकता है। अमृतकाल कौन सा है आजादी का? 25 साल के पीरियड को अमृतकाल कहा जाएगा बच्चों। कितने साल के को? 25 साल के। कौन सा 25? जो 75 साल हमें हो गए आजाद हुए, उससे लेके जब हमें 100 साल हो जाएंगे, उस पीरियड को अमृतकाल कहा जाएगा बच्चों। अमृतकाल, उसमें हमारे 4 लक्ष्य हैं। कौन सा? पीएम गति शक्ति पहला लक्ष्य है, समेकित विकास यानी सबको मिलजुल के लेके चलना है, वो समेकित विकास। तीसरा, निवेश को वित्तीय मदद। और बच्चों चौथा, उत्पाद संवर्धन एवं उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रमण एवं जलवायु कार्य। पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए कितने इंजन का उल्लेख बजट में किया गया है? इंजन क्या चलाता है? इंजन किसी चीज को चलाता है बच्चों, ठीक है, चलाता है ना। इंजन जो है किसी चीज को चलाता है। गाड़ी हो आपके पास बहुत बेहतरीन, इंजन ना हो तो कोई फायदा है क्या? यानी क्या है, क्या इंजन? इंजन का मतलब है, यहां पे इंजन का मतलब है कितनी चीजों पर काम करना है हमें। पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए अपनी जो हमारा अवसंरचना है, जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बेहतर बनाने के लिए किन किन इंजनों पे काम करना है, किन किन क्षेत्रों में काम करना है। तो 7 क्षेत्र हैं। सड़क मार्ग पे काम किया जाएगा। अच्छी सड़क होगी तो भाई बढ़िया कनेक्टिविटी बनेगी, ठीक है, बढ़िया। आपने देखा होगा कई बार सड़क खराब होती है, किसान लेके चलता है अपना भर के क्या, अनाज, और कहीं गाड़ी पलट गई, कहीं फंस गई, तो यानी कि वो परेशानी झेलनी उसे पड़ती है। तो सड़क मार्ग को सही करना है। रेल मार्ग को पहुंचाना है जहां ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सके, ठीक है। हवाई अड्डे बनाने हैं, बंदरगाह बनाने हैं, क्योंकि अगर विदेश से हमें क्या करना है, अगर विदेश से बिजनेस करना है तो सबसे ज्यादा कौन सा काम आने वाला है? बंदरगाह काम आने वाला है। प्लस बंदरगाह तो हो लेकिन जल मार्ग ही ना हो। जल मार्ग जैसे अभी क्या देश के अंदर जो नदियां हैं उनमें भी जल मार्ग विकसित किए जा रहे हैं। जल मार्ग जो है सस्ता पड़ता है बच्चों, है ना, और जितने भी साधन हैं, क्योंकि एक जहाज जो है बहुत ज्यादा ले जाता है वेट, कितना, बहुत ज्यादा, किसी भी और चीज की अपेक्षा, ठीक है। तो सड़क मार्ग उसमें 7 इंजन में है,
पीएम गति शक्ति के में है। रेल मार्ग है, बिल्कुल है बच्चों। जल मार्ग है। यानी मार्ग तो तीनों हो गए मार्ग बच्चों, ठीक है। हवाई अड्डे भी, हवाई मार्ग भी, और बंदरगाह भी हो गया बच्चों, ठीक है। और माल परिवहन, जो माल को परिवहन करते हैं ना, माल ले जाते हैं, उसके लिए जैसे हमारे दो क्या बन रहे हैं, हमारे दो कॉरिडोर भी बन रहे हैं बच्चों, ठीक है। ईस्टर्न कॉरिडोर बन रहा है, ईस्टर्न और वेस्टर्न दो कॉरिडोर बन रहे हैं ना, मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही पढ़ाया था। दो कॉरिडोर बन रहे हैं किसके, रेलवे के, जो है कलकत्ता को जोड़ देंगे मुंबई से। कहां, कलकत्ता को मुंबई से जोड़ देंगे। यानी माल परिवहन के लिए बढ़िया ढांचा बनाना है हमें। और लॉजिस्टिक, कोई सामान है ना, उसे रखने के लिए भी तो जगह होनी चाहिए। अगर आपके खेत में बहुत सारा अनाज हो गया बच्चों, बहुत सारा अनाज हो गया, लेकिन दाम बहुत सस्ते हैं अभी, है ना, मिट्टी के भाव में लोग ले रहे हैं, तो आप उसे रख पाओगे? मान लो पता है 6 महीने रख के इसकी बहुत बढ़िया कीमत मिलेगी, लेकिन रख कब पाओगे, जब आपके पास रखने की जगह होगी, है ना, लॉजिस्टिक के साधन होंगे। तो यह भी बहुत जरूरी है किसी भी देश के विकास के लिए। तो 7 इंजन है, 7 इंजन, ठीक है। प्लस अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, 2022-23 में जो नेशनल हाईवे हैं, उस नेटवर्क में कितने किलोमीटर और जोड़े जाएंगे, यानी नेशनल हाईवे का नेटवर्क और कितना बढ़ा दिया जाएगा? 25,000 किलोमीटर और बढ़ा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? 25,000 किलोमीटर और बढ़ा दिया जाएगा। तो पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए कितने इंजन बच्चों? 7 इंजन। कितने? 7 इंजन होंगे, ठीक है। और बच्चों कितना नेशनल हाईवे और बनाया जाएगा? 25,000 किलोमीटर और बनाया जाएगा। कितना? 25,000। अब देखो, बजट किसी भी घर में भी क्या होता है बच्चों, ये आपके घर की इनकम है 20,000 रुपए, ठीक है। ये 20,000 रुपए, इसमें ऐसे हो सकता है कि 15,000 किसके मिलते हैं? 15,000 मिलते हैं किससे बच्चों? 15,000 मिलते हैं कि सैलरी, कोई घर में से नौकरी करते हैं उनकी सैलरी है, ठीक है। उसके अलावा फिर 5,000 कहां से? 5,000 नहीं बच्चों, 20 तो टोटल मैंने बताया ना, अभी हमने उदाहरण के लिए 20 लिया है। फिर 2,000 मिलते हैं कहां से? 2,000 मिलते हैं जो दूध बेचते हैं हम, भैंस का, गाय का, वहां से मिलते हैं, ठीक है, ठीक है, वहां से मिलते हैं। इसके अलावा बच्चों एक खेती है, खेती से 2,500 रुपए मिलते हैं। कितने? 2,500, है ना। फिर जो गोबर और होता है ना, उपले बना लिए अपने, है ना, गोबर के उपले बना लिए, उससे भी 500 रुपए मिलते हैं। यानी बहुत सारी जगह से इनकम हो सकती है किसी भी परिवार की, ठीक है। किसी भी परिवार की बहुत सारी जगह से इनकम हो सकती है। उसी तरह हमारे देश की भी विभिन्न स्रोतों से, बहुत सारी सोर्सेज से क्या होती है बच्चों? इनकम होती है, ठीक है। तो जो इनकम होती है हमारी, वो सबसे ज्यादा कहां से होती है? जो हम उधार लेते हैं दूसरों से। क्या लेते हैं? दूसरों से जो हम उधार लेते हैं, वहां से सबसे ज्यादा इनकम होती है, ठीक है। कौन सी है? कितने परसेंट? 35%। यानी अगर हमारे पास 100 रुपए हैं तो 35 रुपए तो हम लेते हैं उधार बच्चों, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारी जो दो एक जैसी क्या है बच्चों, डिजिट है, एक तो इनकम टैक्स और एक कौन सा बच्चों? अच्छा, दूसरे नंबर पे जीएसटी है ना। दूसरे नंबर पे क्या है बच्चों? जीएसटी। दूसरे नंबर पे जीएसटी 16%, और तीसरे नंबर पे बच्चों इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, है ना, जो कंपनियां देती हैं। तीसरे पे इनकम और कॉर्पोरेट। तो पहले नंबर पे उधार, यानी बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी। बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी जो है बच्चों, ये 35%, यानी 35 पैसे जो है 1 रुपए में से, 100 रुपए में से 35 रुपए हमें यहां से मिलते हैं। दूसरे नंबर पे जीएसटी, जो जीएसटी कलेक्शन है हमारा, वो दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स, ठीक है। चलो, 3 चीज हो गई बच्चों, ये ध्यान रखना है। अगला, 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? राजकोषीय घाटे का मतलब है जो हमारी कमाई है उससे खर्चा कितना ज्यादा है। खर्चा कितना ज्यादा है? घाटा तो तभी होगा ना जब कमाई से ज्यादा खर्चा हो। सिंपल सी बात है, कमाई कम खर्चा ज्यादा घाटा, कमाई कम खर्चा ज्यादा घाटा, ठीक है। चलो, तो यह है बच्चों 6.4%। पिछले बार का जो अनुमान था वो कितना था? 6.9 बच्चों। कितना? 6.9, ठीक है। 6.8 अनुमान था और 9 जो है वास्तव में निकला बच्चों, ठीक है। वास्तव में कितना निकला? 6.9, ठीक है। चलो, एक हमने लक्ष्य बनाया है, क्योंकि ये इसका मतलब है, घाटे का मतलब कि ये पैसे हमें कहीं से उधार लेने पड़ेंगे, ठीक है। यानी उधार को हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम कम करते चले जाएं। उधार जो है उसे हम कम करते चले जाएं, लक्ष्य होना चाहिए। नहीं, जो मानते हैं कि भाई उधार कम होता जाना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। एक बार जल्दी से क्या करेंगे? जल्दी से एक बार बच्चों अपना थम्स अप करके दिखाएंगे, ठीक है। 2025-26 तक हमारा लक्ष्य है
4.5% लाना। कितना? 4.5% लेके आना है, ठीक है। 4.5% हमें लेके आना है 2025-26 तक, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इनकम हमारी क्या है? उधार और देयता बच्चों। दूसरे नंबर पे 16% क्या है? जीएसटी है। तीसरे नंबर पे निगम कर और आयकर, तीनों 15-15%। कितने? दोनों 15-15%, ठीक है। उधार हम कितना ले रहे हैं? 35%, ठीक है। तो 16% जीएसटी से आता है, 15% आयकर से और निगम कर से भी 15% ही आता है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल हमारा हो गया। अगला सवाल है राजकोषीय घाटा कितना रहेगा? इस साल 6.4 रहेगा। पिछले साल कितना रहा? 6.9% रहा। अनुमान तो 8 का था लेकिन 6.9 यानी थोड़ा सा बढ़ गया बच्चों, ठीक है। चलो अगला सवाल हमारा रहेगा, हाँ अगला साल हमारा है सवाल 2022-23 के बजट में पीपीपी मॉडल पर कुल कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक वही है चीजों को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, किस मॉडल पे बनेंगे? पीपीपी। पी का मतलब है पब्लिक, है ना, पब्लिक। पी का मतलब दूसरे का प्राइवेट, पार्टनरशिप, है ना, पार्टनरशिप। यानी पब्लिक का मतलब यहां होता है बच्चों जो सार्वजनिक हो, है ना, सार्वजनिक। पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी जो सार्वजनिक हो। यानी सार्वजनिक का मतलब एक तरह से आप कह सकते हो सरकारी, ठीक है, सरकार। और बच्चों प्राइवेट मतलब जैसे अंबानी अडानी हो गए, अंबानी अडानी जैसे रतन टाटा हो गए। तो ये जो है पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर पैसे लगाएंगे और यानी पीपीपी मॉडल पर क्या बनेगा? कुल कितने पार्क बनेंगे बच्चों? लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे 4। कितने बनेंगे? कुल लॉजिस्टिक पार्क बनने वाले हैं 4। 2022-23 का जो बजट है उसमें व्यय, सबसे ज्यादा खर्चा कहां पे होगा बच्चों? सबसे ज्यादा खर्चा कहां पे होगा? जल्दी बताओ, सबसे ज्यादा खर्चा कहां पर होने वाला है? देखो क्योंकि हमने उधार बहुत ज्यादा ले लिया था, हमने उधार ले लिया बहुत ज्यादा बच्चों, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है इस महीने क्या हुआ, बच्चों के मामा की शादी भी हुई। फिर जो एक बच्चा कह रहा था ना जी 501 रुपए देंगे मामी को, है ना, मुंह दिखाई, 501 रुपए बच्चों मम्मी नहीं देगी मामी को, है ना। मामी को तो ठीक पैसे खर्च करके आएगी चाहे उधार कितना ही लेना पड़ जाए, ठीक है। क्योंकि वहां पे तो अपना वो भी तो, वहां अपनी प्रेस्टीज भी तो बनानी है यार। ऐसे ही थोड़ी है 501 रुपए दे दिया, अरे भाई ननद ने तो बस 500 ही रुपए दिए, हो जाएगा ना? ऐसे होगी गड़बड़? नहीं होगी, ऐसे गड़बड़ थोड़ी करनी है। तो भाई वहां तो भाई ठीक पैसे दिए जाएंगे चाहे कितना भी हो जाए क्या उधार, ठीक है। तो सर्वाधिक व्यय का स्रोत क्या है? क्योंकि भाई शादी में इस बार ले लिए ज्यादा पैसे, तो व्यय मतलब ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा हमें। क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा बच्चों, ज्यादा ब्याज भुगतान करना पड़ेगा, ज्यादा, ठीक है, ज्यादा करना पड़ेगा, ध्यान रहेगा। चलो क्लास पसंद आ रही हो तो भाई कर दो लाइक, एक बार कर दो लाइक और शेयर अगर क्लास पसंद आ रही है बच्चों, ठीक है। चलो, है ना, मिल भी जाएगा उतना तो बच्चों मिलेगा, उसी से तो ब्याज देंगे, जो मिलेगा उसी से दे रहे हैं ब्याज, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, ये जाता कहां है पैसा? यानी सबसे ज्यादा देखो, सबसे ज्यादा मेन पूछ लिया जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट 20% हो जाएगा हमारा, जो ब्याज है वो कितना? 20% हो जाएगा। कितना बच्चों? 20% हो जाएगा। दूसरा बच्चों, दूसरे नंबर पे स्टेट, देखो जो हमारे यहां टैक्स आता है ना, जो सरकार टैक्स कलेक्ट करती है, वो ऐसा तो नहीं है वो स्टेट में रहने वाले लोगों से भी तो करती है, जो राज्यों में लोग रहते हैं तो उनसे भी तो करती है। तो राज्यों को क्या फायदा? वो तो कह देंगे भाई हम तो अपना टैक्स खुद ही करेंगे, हम अपना टैक्स खुद ही करेंगे इकट्ठा। तो भाई इसलिए उन्हें भी उस टैक्स में से हिस्सा देना पड़ता है, उस टैक्स में से उन्हें भी हिस्सा देना पड़ता है, और 17% हो जाएगा राज्यों का हिस्सा, ठीक है, राज्यों का हिस्सा हो जाएगा बच्चों 17%, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि जो योजनाएं हैं, जो केंद्र की योजनाएं हैं, उन पे कितना खर्च होता है? उन पे होता है बच्चों, केंद्र की योजनाओं पे 15% खर्चा होगा। कितना? 15% खर्चा होगा। और बच्चों आपसे कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी जो पूछा जाएगा बच्चों आपसे, ये पूछा जाएगा जो ये है डिफेंस पे कितने परसेंट, जो बजट है हमारा उसमें डिफेंस को कितने परसेंट बजट आवंटित किया गया डिफेंस को। क्योंकि डिफेंस जो है बड़ा फेमस जगह है भाई, बड़ा फेमस क्षेत्र है एक ऐसा कि जिसमें आजकल क्यों पाकिस्तान जो है वो भी हमसे लड़ने को तैयार है, चीन हमसे लड़ने को तैयार है, इसलिए डिफेंस का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां सबसे जो 20% है यहां ब्याज देना है, और जब आ रहा था रुपया वो आ रहा था 35% सबसे ज्यादा कहां से? यानी वो उधार और अन्य देयताओं से आ रहा था। दूसरे नंबर पे यहां जो है बच्चों जो स्टेट है उनको शेयर दिया जाएगा, और पैसे आने वाली बात में दूसरे नंबर पे जीएसटी था। क्या? दूसरे नंबर पे जीएसटी था। और तीसरे नंबर पे पैसे आने वाली बात में इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स बच्चों, ठीक है। चलो
अगला सवाल, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, एक स्कीम लेके आए पिछले बार, ये पीएलआई जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी जो बढ़िया प्रोडक्शन करेगा, क्वालिटी प्रोडक्शन करेगा, ऐसा प्रोडक्ट बनाएगी जो कंपनी, जो बाहर वाले प्रोडक्ट से क्या कर सके, बाहर वाले प्रोडक्ट से क्या कर सके बच्चों, कंपटीशन कर सके, उसे कंपटीशन से बाहर कर दे। यानी हमें लगे कि भाई हमारा ही जो प्रोडक्ट है वो इतना बढ़िया है, तो हम क्यों चीन का खरीदें, तो हम क्यों अमेरिका का खरीदें। तो इसके लिए उन्हें कुछ क्षेत्रों को तो अच्छा बनाने पे, और कुछ क्षेत्र अच्छा बनाए, इसके लिए वो पैसा खर्च करें, तो उन्हें मदद के तौर पे भी पैसा दिया जाएगा। तो इसे बोलते हैं पीएलआई स्कीम। क्या बोलते हैं बच्चों, पीएलआई स्कीम। तो अगले 5 सालों में 14 सेक्टरों में लागू की जाएगी। कितने में, 14 सेक्टरों में लागू की जाएगी बच्चों। उस पर कितने लाख करोड़ का अतिरिक्त उत्पादन इससे किया जाएगा। यानी अभी क्या है, अभी जितना उत्पादन होता है उसमें और बढ़ावा दिया जाएगा सरकार के द्वारा, उन्हें मदद दी जाएगी। तो जितना उत्पादन वो नॉर्मल करते, अगर उसे सरकारी मदद नहीं मिलती, तो जितना उत्पादन वो करते उससे कितना ज्यादा एडिशनल किया जाएगा, 30 लाख करोड़ और ज्यादा किया जाएगा। कितना बच्चों, 30 लाख करोड़ और ज्यादा किया जाएगा। और इससे, क्योंकि सरकार जब मदद देगी तो रिसर्च भी होगी बढ़िया तरीके से, वो बड़े लेवल पे और इंडस्ट्री भी बनाएंगे, यानी वो उस व्यापार को क्या मिलेगा बच्चों, अच्छा बढ़ावा मिलेगा। और जब वो बढ़ावा मिलेगा तो उससे नौकरियां भी क्या होंगी, नौकरियां भी सृजित होंगी, यानी नौकरियां भी क्रिएट होंगी, है ना, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा। तो कितनी नौकरियां, 60 लाख, कितनी बच्चों, 60 लाख, ठीक है। और कितना अतिरिक्त उत्पादन, 30 लाख करोड़। कितने साल में, 5 साल में बच्चों, कितने में, 5 साल में। पीएलआई कितने क्षेत्र में, 14 क्षेत्र में। कितने में बच्चों, 14 क्षेत्र में पीएलआई लागू की जाएगी, ठीक है। बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, से तो मैंने क्लास में कितने बार पढ़ाया है, जल्दी बताओ बच्चों। ये मैं वेट करूंगा आपका, क्योंकि क्लास में मैंने कई बार ये पढ़ाया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कौन सा है, 2023, शाबाश मेरे शेरों, है ना, 2023, ये तो रटा हुआ है बिल्कुल, है ना। भारत की मांग पर यह संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को, बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष बच्चों। कौन सा, बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2023 को किया गया है घोषित, ठीक है। चलो, बजट में कुछ प्रमुख घोषणा है, उनके बारे में मैं बता दूं। देखो, रेलवे के लिए जैसे ना यूपी में एक है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाना है, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था में सुधार हो और वहां का जो स्थानीय उद्योग है उसको बढ़ावा मिले बच्चों, वो आगे पहुंचे। इसी तरह रेलवे ने भी बच्चों, जो वहां के स्थानीय व्यवसाय हैं उनके लिए 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट योजना, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, यानी एक स्टेशन पे, जैसे मान लो अलीगढ़ में ताले को बेचने पे जोर लगाया जाएगा, ठीक है, अलीगढ़ में बच्चों, ठीक है। और बच्चों आगरा में पेठे पे, है ना, और मथुरा में पेड़े पे, है ना, पेड़े पे, मथुरा पे, वहां पे उनको क्या दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। और बढ़ावा देके क्या होगा, जो स्थानीय लोग हैं उनकी बच्चों पैसे से मदद मिलेगी, है ना, यानी अर्थव्यवस्था उनकी बेहतर होती चली जाएगी, ठीक है। चलो, तो 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, जैसे यूपी का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर है कंगना रनौत। कौन है बच्चों, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत है, ठीक है। चलो, पर्वतमाला क्या है, राष्ट्रीय रोपवे कार्यक्रम। आपने देखा होगा पहाड़ों में उतनी अच्छी कनेक्टिविटी तो होती नहीं है भाई, है ना, एक जगह से दूसरे जाने के लिए सड़क भी ऐसी होती है कि भाई आधा सा तो क्या करे, आधा सा तो आदमी जब बैठा रहे ना तो ये लगे उसे पता नहीं जा तो रहे, वापस आएंगे भी या नहीं आ पाएंगे, है ना, वापस आएंगे बस अखबार में ही आएंगे, ठीक है। चलो, जैसे बच्चों एक पति पत्नी कहीं जा रहे थे, तो पत्नी को उतनी बढ़िया आती नहीं थी, वो कार आती नहीं थी चलानी, पर देखो कभी कभी जो पत्नी है ना वो जिद भी करती है कि आप कार हमेशा चलाते हो, मैं भी चलाऊंगी आज, ठीक है। तो उसने कहा अपने पति से कि जी मुझे भी कार चलानी है ना, मुझे भी कार चलानी है। तो पता है पति ने क्या कहा, रहने जाएंगे कार में और आएंगे अखबार में, अगर तू चलाएगी तो जाएंगे कार में और आएंगे किसमें, अखबार में बच्चों, ठीक है। तो अखबार में, यानी कि रोड बड़ी खराब है, क्या है, रोड बहुत ज्यादा बच्चों खराब है, ठीक है। तो राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, रोप जो आपने देखा होगा पहाड़ियों में, फिल्मों में देखा होगा, कई बार जाके भी देखा होगा बच्चों, कि जो रोप है ना, रस्सियों के सहारे से वहां परिवहन किया जाता है, ठीक है। एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी पे रोप का वे बना दिया जाता है, उसमें छोटी सी लटका दी जाती है, एक छोटी सी लटका दिया जाता है, जैसे जो आपका वो होता है ना, जैसे आप कभी कभी किसमें जाते हो, कभी कभी चरख में घूमते हो आप, है ना, चरख में घूमते हो ना मेले में जाके, तो चरख का जो एक वो होता है ना, एक डब्बा सा, उस तरह का साथ में डब्बा लगा दिया और बच्चों आराम से फिर वहां पे यात्रा
फ्री यात्रा करो, ठीक है, कोई डर नहीं है कार का और अखबार का, ठीक है। चलो, तो रेलवे के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट और पर्वतमाला यानी रोपवे विकास कार्यक्रम, क्या है, रोपवे विकास कार्यक्रम है, ठीक है। किसानों के लिए ड्रोन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ड्रोन, जैसे फसल को दिक्कत होगी बच्चों, कुछ फसल में क्या हुआ, फसल में कोई दिक्कत हो गई है ना, कहीं पे कोई परेशानी है तो ड्रोन जाएगा। अब आदमी अगर खुद घुस के देखे तो फसल का नुकसान होगा नहीं होगा, बताओ। अगर आदमी खुद घुसे उसमें तो फसल का भी नुकसान होगा। ड्रोन तो ऊपर ऊपर से जाके उसका क्या करेगा, सर्वे कर लेगा बच्चों, ठीक है। भूमि के जो रिकॉर्ड हैं उनका डिजिटलीकरण किया जाएगा, भूमि के जो रिकॉर्ड हैं। और कीटनाशकों और पोषक तत्वों का छिड़काव, जो कीटनाशक हैं या फिर ऐसे कोई फर्टिलाइजर हैं जो क्या करते हैं बच्चों, जो फसल के अच्छे होने के लिए जरूरी हैं, उनका छिड़काव भी। तो किसानों के लिए ड्रोन कार्यक्रम हुआ है, बिल्कुल हुआ है बच्चों, ठीक है। कौशल विकास कार्यक्रम चला है। कौशल विकास तो जानते हो ना, किसी आदमी में क्या करना, किसी आदमी में ऐसे स्किल पैदा करना कि वो अपने लिए रोजी रोटी बढ़िया खा सके, ठीक है, कमा सके, कुछ बेहतर ढंग से अपना जीवन जी सके, ठीक है। तो इसके लिए देश स्टैक ई पोर्टल, आपसे अगर पूछे देश स्टैक ई पोर्टल जिसका उल्लेख बजट में किया गया, वो क्या है, वो एक कौशल विकास कार्यक्रम है। देश स्टैक ई पोर्टल क्या है, एक कौशल विकास कार्यक्रम है। देश स्टैक ई पोर्टल क्या है, एक कौशल विकास कार्यक्रम है बच्चों, ठीक है। शिक्षा के लिए बच्चों पीएम ई विद्या, आपको पता है पीएम ई विद्या में अभी तक 1 से 12वीं क्लास के लिए 12 चैनल होते थे। कितने, 1 से 12वीं क्लास के लिए 12 चैनल होते थे। ये 100 यूनिवर्सिटी जुड़ी हुई हैं, इसमें 100 यूनिवर्सिटी जुड़ी हुई हैं जो अपने बहुत सारे प्रोग्राम क्या है इस पे, इन चैनलों पे देती हैं, जिससे कि बच्चों को कोविड के दौरान बड़ी मदद मिली बच्चों, है ना। क्यों मदद मिली, क्योंकि कोविड के दौरान पढ़ाई बड़ी मुश्किल थी, ठीक है। तो इसके लिए सरकार ने शुरू किए गए 12 चैनल, है ना, उसमें कितनी यूनिवर्सिटी जुड़ी हुई है देश की, 100 यूनिवर्सिटी जुड़ी हुई हैं। और इस बार चैनल हो जाएंगे कितने, 200। कितने टीवी चैनल हो जाएंगे बच्चों, 200। सक्षम आंगनवाड़ी, नई पीढ़ी की आंगनवाड़ी, यानी आंगनवाड़ियों का भी क्या करना है, उनका भी कुछ स्तर उठाना है, उनका भी स्टैंडर्ड कुछ उठाना है। तो सक्षम आंगनवाड़ी जो है जिसकी चर्चा की गई है वो क्या है, नई पीढ़ी की आंगनवाड़ी है, ठीक है। अब मिशन शक्ति चलाया जाएगा। मिशन शक्ति देनी है, यानी शक्तिशाली बनाना है, किनको, महिलाओं को और बच्चों को। वात्सल्य का मतलब क्या होता है, जो माँ बाप बच्चे से प्रेम करते हैं उसे बोला जाएगा वात्सल्य, ठीक है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे बच्चों को जिन्हें पोषण नहीं मिलता, ऐसी महिलाओं को जिन्हें क्या नहीं मिलता, पोषक पदार्थ नहीं मिलते, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो इन सब के माध्यम से बच्चों और महिलाओं के लिए काम किया जाएगा। तो इनमें से कौन कौन सी चीजें इस बजट में उल्लेख किया गया है, सक्षम आंगनवाड़ी का किया गया है, बिल्कुल किया गया है बच्चों। मिशन वात्सल्य का किया गया है, बिल्कुल। मिशन वात्सल्य किससे संबंधित है, महिलाओं और बच्चों से। सक्षम आंगनवाड़ी किससे संबंधित है, महिलाओं और बच्चों से। मिशन शक्ति किससे संबंधित है, महिलाओं और बच्चों से बच्चों, ठीक है। और पोषण 2.0 भी उन्हीं से संबंधित है, ठीक है। चलो, पीएम डिवाइन मैंने आपको कई बार पढ़ाया भी है। ये डिवाइन क्या है, DEVINE। अब आपसे अगर पूछे पीएम डिवाइन क्या है, पीएम डिवाइन क्या है, आप सिंपल सा कहोगे पीएम, DEV का मतलब डेवलपमेंट, I का मतलब इनिशिएटिव और NE का मतलब है फॉर नॉर्थ ईस्ट। पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, यानी डिवाइन की फुल फॉर्म आते ही आपको पता चल जाएगा कि भाई पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास के लिए जो पैसा दिया जाएगा वो पीएम डिवाइन के तहत दिया जाएगा। किसके तहत, पीएम डिवाइन के तहत बच्चों। किस किस के लिए, पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास के लिए। तो पीएम डिवाइन किससे संबंधित है, पीएम डिवाइन संबंधित है नॉर्थ ईस्ट में विकास से संबंधित, नॉर्थ ईस्ट में विकास परियोजनाओं से संबंधित है पीएम डिवाइन बच्चों, ठीक है। चलो, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, जो भारत की उत्तरी सीमा है, उत्तरी सीमा पे आपको पता ही है चीन है ना, चीन है। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं कि वहां पे ढांचागत विकास हो, जो वहां गांव है ना बच्चों, जो गांव है उनका अच्छी तरह से विकास हो, वहां रोड कनेक्टिविटी भी बने, वहां हो सके जहां तक ट्रेन कनेक्टिविटी भी बने। क्यों बने, क्योंकि बच्चों चीन से हमेशा हमेशा खतरा है, ठीक है। तो मेन उद्देश्य तो उसका वही है कि भाई वहां आबादी अभी जो कम है, वहां आबादी भी खूब फैलानी है, वहां लोगों को भी बसाना है बच्चों, और विकास के लिए एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। किस सीमा के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की चर्चा की गई है, तो चीन की तरफ वाली यानी उत्तरी सीमा पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की
की गई है। ठीक है, चलो। और गिफ्ट सिटी है, आपको पता है गुजरात की गिफ्ट सिटी जो है उसमें विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालय और संस्थानों को अनुमति दी जाएगी। विश्व स्तरीय जो विदेशी संस्थान है उनको अनुमति दी जाएगी। कहां पे? गिफ्ट सिटी में। अभी गिफ्ट सिटी में एक चीज और हुई है ना बच्चों, न्यू डेवलपमेंट बैंक, है ना। न्यू डेवलपमेंट बैंक ऐसी पहली बहुपक्षीय संस्था बन गई है जिसने अपना ऑफिस खोलने का निर्णय लिया है। कहां पे? गुजरात की गिफ्ट सिटी में। कहां बच्चों? गुजरात की गिफ्ट सिटी में। ठीक है, चलो। हाँ, रिजर्व बैंक क्या लेके आएगा बच्चों? डिजिटल रुपया। आपसे पूछा जाए कौन सा बैंक अपना डिजिटल करेंसी लेके आने वाला है, कौन सा बैंक अपनी डिजिटल करेंसी लेके आने वाला है, तो आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी लेके आने वाला है। ठीक है, कि क्या बच्चों? आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी लेके आने वाला है बच्चों। नल से जल योजना पर कितना खर्च होगा? सीधे सीधे सवाल आपसे पूछा जाएगा। नल से जल यानी हर किसी को नल से जल का मतलब है बच्चों स्वच्छ जल पहुंचना, है ना। नल से जल का मतलब है स्वच्छ जल पहुंचना। तो ये इस पे किया जाएगा 60,000, कितना? 60,000 करोड़ खर्च इस पे किया जाएगा। कितना? 60,000 करोड़ खर्च इस पे किया जाएगा। और बजट में कितने रिवर लिंक प्रोजेक्ट, रिवर लिंक आप जानते ही हो, एक नदी जो है आपने सुना होगा बाढ़ आ गई जिसमें, है ना, एक बाढ़, उसी टाइम पे एक जो नदी है उसमें क्या है बच्चों? उसमें सूखा हो गया। ठीक है, उसमें सूखा। तो यानी दो जो है नदी बच्चों, जब दो नदियों को जोड़ दिया जाएगा, जब दो नदियों को जोड़ दिया जाएगा तो यहां आपको पता है कि फालतू है पानी, तो यहां उसे भेज देंगे, यहां वो सिंचाई के भी काम आएगा, है ना, और यहां वो पीने के पानी के भी काम आएगा, और यहां पर कोई बिजली बनाने की परियोजना भी लगाई जा सकती है। क्या लगाई जा सकती है बच्चों? बिजली बनाने की कोई परियोजना भी लगाई जा सकती है। यानी जो फालतू जा रहा था पानी, उल्टा नुकसान कर रहा था, किसी गांव में घुस रहा था, कहीं पे शहर में घुस के तबाही मचा रहा था, वो पानी अब काम आ गया, और काम आने के साथ साथ कई चीजें और बढ़िया हो गई, कई चीजें और भी बहुत बढ़िया हो गई बच्चों। ठीक है, तो बजट में कितने रिवर लिंक प्रोजेक्ट की बात की गई है? 5 की बात की गई है। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों, क्यों? क्योंकि एमएसपी पे बहुत हो हल्ला हुआ है कि सरकार एमएसपी देगी नहीं देगी। तो एमएसपी के तहत कौन कौन सी फसल, गेहूं और धान की फसल खरीद के लिए सरकार कितना खर्च करेगी? सरकार 2.37 लाख करोड़, है ना, 2.37 लाख करोड़ खर्च करेगी सरकार एमएसपी के तहत गेहूं और धान की खरीद के लिए, है ना। कितना खर्च करेगी? 2.37 लाख करोड़ करेगी। किसके लिए करेगी? गेहूं और धान की खरीद के लिए करेगी। किसके अंतर्गत? एमएसपी के अंतर्गत। किसके बच्चों? एमएसपी के अंतर्गत। ठीक है, चलो एमएसपी की फुल फॉर्म बताओ। एक बच्चा पूछ रहा है एमएसपी की फुल फॉर्म बताओ बच्चों को जल्दी से। ठीक है, इसके अलावा बच्चों एक राजकोषीय घाटा हमने देखा सेंटर का। ठीक है, सेंटर का राजकोषीय घाटा है जो है 6.4 है लक्ष्य। ठीक है, करना कब है? ये करना है 4.5 तक पहुंचाना है 2025-26 में। लेकिन स्टेट अपना भी तो बजट बनाते हैं बच्चों। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बहुत बढ़िया सुरजीत, बहुत ही बढ़िया बच्चों। ठीक है, चलो मोहित ने भी सही बताया। बजट के तहत राज्यों को कितने राजकोषीय घाटे की अनुमति दी जाएगी? 4% की। यानी जो बजट बनाएंगे राज्य अपना बजट बनाएंगे ना बच्चों, उससे भी कुछ अनुमति दी जाएगी, उससे भी कुछ अनुमति दी जाएगी कि इतने % तक आप भी घाटा झेल सकते हो। ठीक है, अब ये केंद्र क्यों करता है बच्चों? केंद्र जो है वो क्यों करता है इसको? केंद्र जो है क्यों करता है इसको निर्धारित आप जानते हो? ऐसे मान लो जैसे घर में पिताजी हैं बच्चों। ठीक है, पिताजी कितना पैसा लेते हैं किसी से उधार, ये उन पर डिपेंड करेगा। लेकिन बच्चे के लिए तो वो कह देंगे ना एक लिमिट कि भाई तेरे वाले भी मुझे ही देने पड़ेंगे, वरना तेरे वाले भी पैसे अगर तू नहीं दे पाया तो मुझे ही देने पड़ेंगे, इसलिए तुझे लेने हैं ना तो बस 200-400 तक ही उधार लियो किसी से, है ना। तो ऐसे ही राज्यों से कह दिया तुम्हें लेना है ना, अगर घाटा झेलना है तो 4% तक ही झेलना है, उससे ज्यादा आप नहीं झेलोगे। ठीक है, चलो उससे ज्यादा आप बजट नहीं दोगे। ठीक है, वरना तो जहां चुनाव आए वो तो भाई उधारी तो लेना है, दुनिया भर का बजट कर देंगे पेश, लेकिन ज्यादा नहीं, जितनी आपकी कमाई है उससे बस 4% ज्यादा तक आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, चलो तो बच्चों एक है केन बेतवा लिंक परियोजना। आप बताओगे मुझे केन कहां की नदी है? केन जो है आप बताओगे कहां की है? बेतवा, है ना, केन बेतवा। ठीक है, अब देखो केन में होता है पानी पानी कहां होता है? केन में होता है पानी। और बैंत कैसी होती है? बैंत होती है बच्चों सूखी, होती है नहीं? जल्दी बताओ मुझे एक बार, जिन्हें ये पता चल गया कि भाई केन में होता है पानी और बैंत होती है सूखी, ये जो इससे सहमत है वो जल्दी से एक बार थम्स अप करो,
जल्दी थम्स अप करो कि बच्चों केन बेतवा परियोजना भी रिवर लिंक परियोजना है। क्या है? नदी जोड़ो परियोजना है। ये भी नदी जोड़ने के लिए बनी परियोजना है। ठीक है, नदी जोड़ने के लिए जो बनी है, यानी नदी जोड़ो परियोजना है केन बेतवा वाली। ठीक है, चलो क्लियर है ना? बिल्कुल ठीक। तो केन जो है वो है मध्य प्रदेश की नदी है ना, यानी वहां फालतू पानी है, और इधर हमारे यहां पे बेतवा जो उत्तर प्रदेश में, इसमें पानी कई बार रहता नहीं है। तो इसको जोड़ने के लिए भी कुल कितने खर्चा होगा, कुल कितना खर्चे की ये योजना है, ये अगर आपसे पूछे तो 44,605 करोड़ की, 44,605 करोड़ की एक योजना है केन बेतवा। इसमें इस साल इस बजट में इसमें से कितने पैसे, क्योंकि एक दिन में तो बनेगी नहीं भाई नदी जोड़ो, ऐसा तो है नहीं कि भाई 20 दिन में योजना खत्म होगी, तो सालों साल अभी लगेंगे इसे। ठीक है, तो इस बजट में इसके लिए 1400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, यानी इसे जोड़ने के लिए फिलहाल इस बजट में 1400 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। इस बजट में कितना खर्चा किया जाएगा? 1400 करोड़ का। ये कुल मिला के कितने करोड़ की परियोजना है? 44,605। ये तो 10-20 साल तक चलती है बच्चों, है ना, 10-20 साल तक चलती हैं। ठीक है, 10-20 साल तक चलती हैं। ठीक है, चलो बच्चों पहली बार क्लास है ना, इसलिए अभी पता नहीं चल रहा, पहली बार क्लास है, चिंता मत करो। ये 1-2 दिन जब दोबारा से, है ना, दरोगा सैफ अंसारी कह रहे हैं सर अभी कम समझ में आ रहा है। बच्चों किस किस को कम समझ में आ रहा है? ये समझ में नहीं, बस आपको ना समझ में तो आ रहा है पूरा, लेकिन जो आपको ये चीजें याद करने वाली है ना, ये लग रहा है कि याद हो रही है नहीं, तो एक बार में नहीं होगा बच्चों, एक बार में नहीं होगा, लेकिन क्लास लेते रहो। ये अगले 1 वीक में याद होगा आपको, 1 वीक में याद होगा, चिंता मत करो। केवल 1 वीक में आपको बजट के सारे सवाल याद रहेंगे, इतना तो भरोसा है, इतना भरोसा है कि 1 वीक में अगर कह रहे हैं तो याद हो जाएगा। 1 वीक में आप सबको याद होगा। 5-5, 7-7 क्वेश्चन हर क्लास में इसके दोबारा से लेना शुरू करेंगे। ठीक है, 5-5, 7-7 क्वेश्चन, है ना, 1 वीक में। आज के अलावा इसमें फिर आपको लगभग 1-1.25 घंटा और देना है केवल, और उसके बाद सारा का सारा क्लियर। ठीक है, केन बेतवा लिंक परियोजना से कितनी जमीन की सिंचाई होगी? तो 9.08 लाख हेक्टेयर, 9.08 लाख हेक्टेयर। और बच्चों कितने लोगों को पीने का पानी मिलेगा? लगभग 62 लाख लोगों को। कितने को? लगभग 62 लाख लोगों को मिलेगा पीने का पानी। ठीक है, चलो इसके बजट में इस बार के में कितना पैसा दिया है इसके लिए? 1400 करोड़। कितना बच्चों? 1400 करोड़ इस बार के बजट में दिया गया है। ठीक है, जल्दी से बताओ, पीएम ई विद्या योजना के तहत एक कक्षा एक टीवी जो चैनल थे अभी तक, एक कक्षा एक टीवी, है ना, एक कक्षा एक टीवी चैनल जो था अभी तक, उसका विस्तार कितने चैनलों तक करा जाएगा? कितने चैनल बनाए जाएंगे? अभी तक एक कक्षा और एक टीवी चैनल था, 200 तक किया जाएगा। कितने तक बच्चों? 200 तक। प्लस बच्चों इसमें है क्या क्या? देश की जो 100 प्रमुख यूनिवर्सिटी हैं उनके जो लोग हैं वो पढ़ाते हैं, उनके कोर्स इसमें शामिल कराए जाते हैं। ठीक है, ई शिक्षा योजना है, ऑनलाइन शिक्षा एक योजना है। ठीक है बच्चों, बजट 2022-23 में कितनी डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना का निर्णय लिया गया है? डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी, डिजिटल टीचर आपको पढ़ाएंगे, डिजिटल यूनिवर्सिटी आजकल की जरूरत को ध्यान रखते हुए डिजिटल टीचर पढ़ाएंगे, डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है। कितनी डिजिटल यूनिवर्सिटी? जल्दी बताओ बच्चों, कितनी डिजिटल यूनिवर्सिटी? जल्दी बताओ बच्चों, कितनी डिजिटल यूनिवर्सिटी? जल्दी बताओ। एक बच्चों, एक डिजिटल यूनिवर्सिटी केवल बनाई जाएगी। कितनी? एक डिजिटल यूनिवर्सिटी केवल बनाई जाएगी। ठीक है, डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से, यानी आपके पास मान लो क्रिप्टो करेंसी है, आपने क्रिप्टो करेंसी खरीद ली बच्चों। क्या खरीद ली? अगर आपने क्रिप्टो करेंसी खरीद ली, ठीक है, आपने उसे बेच दिया, है ना, आपने बेच दिया, उस पे लाभ हुआ कितना? 1 लाख रुपए का। कितने का बच्चों? 1 लाख रुपए का उस पे लाभ हुआ। यानी कोई भी डिजिटल संपत्ति जो आपके पास है उसे आपने बेच दिया, उस पे आपको लाभ हुआ, तो उस लाभ पर आपको कितने % टैक्स देना पड़ेगा बच्चों? कितने % टैक्स देना पड़ेगा? 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। कितना? 30% आपको टैक्स उस पर देना पड़ेगा। सिंपल सीधे ही सवाल आएगा, किसके द्वारा डिजिटल करेंसी की शुरुआत की जाएगी? जल्दी बताओ, किसके द्वारा डिजिटल करेंसी की शुरुआत की जाएगी? एसबीआई के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, या आरबीआई के द्वारा? एसबीआई के द्वारा, है ना, डिजिटल रूपी उसका नाम होगा। क्या नाम होगा? डिजिटल रूपी उसका नाम होगा बच्चों। ठीक है, उस करेंसी का नाम होगा डिजिटल रूपी। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये की जाएगी। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, किसी भी वर्चुअल जो डिजिटल परिसंपत्ति है
जो हमारे पास डिजिटल संपत्ति कोई है उसे ट्रांसफर अगर करेंगे, हम उसे हस्तांतरित करेंगे यानी ट्रांसफर करेंगे, तो कितना पैसा बच्चों, कितना होगा, टैक्स की दर कितनी होगी, 30% होगी। कितनी? 30% उसकी होगी। पीएम आवास योजना के तहत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, पीएम आवास योजना का मतलब है जो लोगों को घर बनाकर दिए जाते हैं या घर के लिए मदद दी जाती है, उसके तहत कितने घरों का निर्माण किया जाएगा, उसके तहत बच्चों कितने घरों का निर्माण किया जाएगा, जल्दी बताओ कितने घरों का निर्माण किया जाएगा, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख या 80 लाख, जल्दी बताओ बच्चों। जो 80 लाख बच्चे कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। उसके लिए दूसरा सवाल बनेगा, इसके लिए कितने हजार करोड़, जैसे नल से जल के लिए कितने थे, 60,000 करोड़, जैसे नल से जल के लिए 60,000 करोड़, वैसे इसके लिए 48,000 करोड़। 80 लाख घर बनेंगे 48,000 करोड़, 80 लाख घर बनेंगे 48,000 करोड़, नल से जल के लिए 60,000 करोड़, कितना, नल से जल के लिए 60,000 करोड़, इसके लिए 48,000 करोड़, कितने घर बनेंगे बच्चों, 80 लाख घर बनेंगे। ठीक है, पीएम डिवाइन योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, जल्दी बताओ बच्चों, पीएम डिवाइन योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, जल्दी बताओ। बच्चों याद ना होने की तो मैं कह सकता हूं, है ना, याद ना होने की कि एक क्लास में याद नहीं होगा, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा तो समझ में, तो बच्चों इसमें जो जितने बेहतर ढंग से मैं इसे समझा सकता हूं मैं उतने से समझा रहा हूं। अगर फिर भी किसी बच्चे की समझ में नहीं आ रहा तो भाई फिर मैं उसे ये नहीं कहूंगा कि वो पूरी क्लास ले, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो पूरी क्लास ले, है ना, क्योंकि समझाने की जहां तक बात है मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं जितने आसान शब्दों में बजट को बताया जा सकता है। हाँ, आंकड़े अगर याद नहीं है तो वो तो एक दिन में नहीं होंगे, मैं कह रहा हूं खुद मुझे 1 हफ्ता चाहिए, उसके लिए 1 हफ्ता चाहिए मुझे, कुछ नोट्स करने की जरूरत नहीं रहेगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर समस्या है बच्चों, है ना, फिर इसका मतलब वो फिर मेरे से नहीं समझ में आएगा ये बजट, है ना। चलो बहुत बढ़िया। पीएम डिवाइन योजना का संबंध किस क्षेत्र से, बिल्कुल ठीक है, यह है बच्चों उत्तर पूर्वी भारत के विकास से, है ना, उत्तर पूर्वी भारत के विकास से। आजादी के अमृत महोत्सव में अनुसूचित बैंक का मतलब होता है जो रिजर्व बैंक की एक शेड्यूल है, एक शेड्यूल जो है उसमें जो बैंक रखे जाते हैं ना उनको बोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक, है ना, जैसे हमारे सारे बैंक है ना, जैसे हमारा कौन सा है, महाराष्ट्र बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, सब किस में आते हैं, शेड्यूल्ड बैंक में आते हैं, किसमें, शेड्यूल्ड, यानी उन्हें बढ़िया पावर मिली हुई है बैंकिंग करने के लिए। ठीक है, तो कितने जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित की जाएंगी, कितने जिलों में, तो 75 जो है बच्चों डिजिटल बैंकिंग यूनिट, जहां डिजिटली बैंकिंग होगी बच्चों, ठीक है, उतने ही जिलों में उतनी ही यूनिट, उतने ही जिलों में उतनी ही यूनिट, यानी 75 जिले 75 यूनिट बच्चों, 75 जिलों में 75 यूनिट। ठीक है, कौन करेंगे, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक यानी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक जिन्हें कहते हैं बच्चों, वो करेंगे। कौन कौन से, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित इनके द्वारा की जाएंगी। रैंप प्रोग्राम, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, रैंप प्रोग्राम का संबंध किस क्षेत्र से है, रैंप का, एक बार वो लगाना, पोल लगाना भानु, पोल लगाओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17, रैंप प्रोग्राम का संबंध किस क्षेत्र से है, जल्दी बताओ बच्चों, बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। और देखो अभी ना रैंप की हम फुल फॉर्म देखेंगे, उसके बाद आपको क्या होगा ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, रैंप की फुल फॉर्म देखने से ही आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बार बताओ मुझे, पहले मैं देखूं कितना आप लोगों को इसका आइडिया है, कितना आप लोगों को ग्रामीण क्षेत्र के विकास से, रक्षा क्षेत्र की मजबूती से, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग संबंधी विकास से, या वैक्सीन के विकास से रैंप जो है किससे संबंधित है। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया मेरे शेरों, आप में लगभग 75% बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। देखो रैंप का मतलब है रेजिंग एंड बच्चों एक्सीलरेटिंग, और बच्चों एमएसएमई, और पी का मतलब है परफॉर्मेंस, आर का मतलब रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग, ए का मतलब हो गया यानी रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग, रेजिंग का मतलब है उठाना किसी चीज को, एक्सीलरेट माने उसको गति प्रदान करना, उसको गति प्रदान करना बच्चों, एमएसएमई को है ना, एमएसएमई की जो परफॉर्मेंस है उसे ऊपर उठाना, जैसे आपकी अपनी परफॉर्मेंस आप टेस्ट में ऊपर उठाते हो बच्चों, है ना, उसे उठाते हो, तो उसी तरह का रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, ये हो जाएगा रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। ठीक है बच्चों, इसके तहत 5 सालों में 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और एमएसएमई जितने भी हैं यानी जितने भी छोटे
जितने भी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है ना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं, उनको और मजबूत किया जाएगा, उनको और कंपिटिटिव औरों से वो कंपटीशन ले सकें और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जाएगा। इसके तहत बच्चों ये काम होने वाला है। ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग संबंधी विकास, रैंप का मतलब रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। क्या बच्चों? एमएसएमई परफॉर्मेंस। ठीक है, चलो रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती। हम खेती में क्या लगाते हैं? बहुत सारे फर्टिलाइजर लगा देते हैं बच्चों। क्या? बहुत सारे फर्टिलाइजर। ठीक है, लास्ट की 10 मिनट में इसका रिवीजन करवाऊंगा बच्चों, और फिर आपको ये बड़ा आसान लगने लगेगा। जो अभी टफ लग रहा है ना, बड़ा आसान लगने लगेगा। रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहले चरण में किस नदी के किनारे 5 किलोमीटर कॉरिडोर में रसायन मुक्त खेती की जाएगी बच्चों? रसायन मुक्त खेती की जाएगी, जल्दी बताओ। गंगा नदी के किनारे। किसके? गंगा नदी के किनारे। कितने किलोमीटर में? 5 किलोमीटर में। कौन सी खेती? रसायन मुक्त यानी प्राकृतिक खेती, है ना, जो प्राकृतिक, जिसमें रसायन नहीं लगना, जिसमें केमिकल ज्यादा नहीं लगाना है बच्चों। ठीक है, चलो, जिसमें ज्यादा केमिकल नहीं लगाना है। नेशनल रोप वे डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, नेशनल रोप वे डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कितने किलोमीटर लंबी 8 परियोजनाओं पर काम किया जाएगा बच्चों? रोप वे जो मैंने बताया था वही आपको पर्वतमाला वाला बताया था ना, पर्वतमाला, यानी रोप वे बनाए जाएंगे, रोप वे डेवलप किए जाएंगे। तो इस बजट में बच्चों कितने किलोमीटर लंबी? इस बजट में 8 परियोजनाएं बनाई जाएंगी। रोप वे की कौन सी? कितनी? 8 परियोजनाएं बनाई जाएंगी रोप वे की। ठीक है, लेकिन कितने किलोमीटर लंबी होंगी वो मिला के? जल्दी बताओ, वो कितने किलोमीटर लंबी होंगी मिला के? जल्दी बताओ, कितने किलोमीटर लंबी होंगी? 60 किलोमीटर लंबी बच्चों। कितनी? 60 किलोमीटर लंबी वो होंगी। कितनी होंगी? 60 किलोमीटर लंबी होंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 60 किलोमीटर। अगला सवाल, अगले 3 वर्ष के दौरान कितनी वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण? देखो, कितनी वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण। अब आपको ये क्यों याद है सवाल? ये सवाल याद है आपको? क्यों याद है? ये आपको 4-5 बार मैंने करा दिया। जब मैंने 4-5 बार करा दिया तो ये सवाल लगने लगा आसान। ऐसे ही सारे सवाल जब 4-5 बार हो जाएंगे ना, तो आपको पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे, पूरे के पूरे, क्योंकि इसमें बजट में होती हैं क्या? डिजिट। बजट में होते हैं आंकड़े, और उनको याद करना उतना आसान होता नहीं है उतनी जल्दी। इसलिए घबराना नहीं है, मैं फिर कहूंगा, घबराना नहीं है किसी चीज को देख के। अगर घबरा गए तो गड़बड़ है, घबरा गए तो फिर हार जाओगे, और अगर नहीं घबराए तो जरूर जीतोगे, भरोसा रखो। ठीक है, कि दुख से ना घबराना पंछी। मैंने कह दिया, एक मंत्र दे दिया आप लोगों को। जब भी लगे कि मुझसे ना हो पाएगा, जब भी लगे कि मेरे बस की तो ये है नहीं, मेरे बस में नहीं है, तभी एक मंत्र जो है लिख के रखो। एक लिख लो बच्चों, एक पोस्टर पे, और अपने उसमें स्टडी रूम में चिपका लो इसे। अपनी हर किताब के पहले पन्ने पे लिखो कि दुख से ना घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। हर तरफ दुखी तो मिलना है, हर कोई डिस्करेज करने वाला ही मिलेगा, एनकरेज करने वाला नहीं मिलेगा लाइफ में। तुम ये कर सकते हो, ऐसे कहने वाले बहुत कम हैं। तुमसे नहीं होगा, ऐसे कहने वालों की भीड़ भरी पड़ी है। तो दुख से ना घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, और यूं तो भीड़ बहुत जंगल में, उड़ना तुझे अकेला है। ठीक है, तो अगले 3 वर्षों में 400 वंदे भारत ऐसे ही सारी याद होंगी। क्यों टेंशन ले रहे हो? जैसे चैनल याद हो गए, 12 करने, कितने? 12 करने, ऐसे ही ये भी याद होंगी बच्चों। ठीक है, अगला वित्तीय वर्ष 2022-23 में एक बच्चों क्या है? एक कवच। कवच जानते हो? कवच क्या होता है? किसी भी चीज की सुरक्षा के लिए, है ना। आपने सुना होगा कर्ण के कवच कुंडल, है ना। तो कवच का मतलब है किसी चीज की सुरक्षा के लिए। तो रेल में क्या होता है बच्चों? रेल नेटवर्क, क्योंकि रेल में बहुत सारे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। अब अगर उसको, उसमें एक टेक्नोलॉजी है कवच। कवच कैसी टेक्नोलॉजी है? एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिससे रेलवे में एक्सीडेंट की संभावना कम हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? संभावना कम हो जाती है, यानी एक्सीडेंट होने से ही पहले उसका क्या कर लिया जाएगा? उसे रोक लिया जाएगा। ठीक है, तो कवच वो प्रौद्योगिकी है, उसमें कितने किलोमीटर जो हमारी रेलवे लाइन है उसे कवच के तहत लाया जाएगा। कितने किलोमीटर को? तो 2000। सीधे सीधे पूछेगा कि कवच क्या है। इस बार बजट में चर्चा में आया कवच क्या है? वो रेलवे की एक सुरक्षा तकनीकी है, जो विश्व स्तर की सुरक्षा तकनीकी है। रेलवे की एक क्या है बच्चों? सुरक्षा की तकनीक है ना, टेक्नोलॉजी है। उसमें कितने किलोमीटर रेलवे ट्रैक को शामिल किया जाएगा? 2000 किलोमीटर को। क्या? 2000 किलोमीटर को शामिल किया जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो, उद्देश्य इसका क्या रहेगा? दुर्घटनाओं में कमी करना। अगले 3 वर्ष के दौरान कितनी वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण? तो 400। कितनी बच्चों? 400 का किया जाएगा। ठीक है, 400 का किया जाएगा। कितने का बच्चों? 400 का किया जाएगा अगले
इसके दौरान, ठीक है। चलो बजट का एक बार रैपिड रिवीजन बच्चों कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों बजट का कर लेते हैं एक बार रैपिड रिवीजन। जब जब आपको रिवीजन करना हो बजट का, आप पूरी क्लास नहीं देखेंगे, आप इस हिस्से को देखेंगे बस, है ना, इस हिस्से को देखेंगे जब जब आपको क्या करना है, यानी इस वाली छोटी सी क्लास को देखेंगे। ये जो 15 मिनट का अब रहेगा, अब इसे करने के बाद मुझे बताना आपको कितने % याद हुआ, ठीक है। निर्मला सीतारमण का कौन सा बजट था बच्चों? चौथा था। कौन सा? चौथा। पहली फुल टाइम मंत्री जो है, पहली फुल टाइम महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। कौन है? निर्मला सीतारमण। पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? 2021-22 में। उसके लिए जो ऐप बनी थी वो किसने लॉन्च की? एनआईसी ने लॉन्च की बच्चों। सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किए? मोरारजी देसाई ने। कितने पेश किए बच्चों? 10। स्वतंत्र भारत का पहला बजट, है ना, तो आर षणमुखम चेट्टी ने पेश किया स्वतंत्र भारत का पहला बजट बच्चों, ठीक है। चलो ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 112। बजट का उल्लेख अगर पूछ ले, बजट का उल्लेख किस में है? 112 में, ठीक है। हालांकि नाम उसमें संविधान में बजट नहीं है, पर सवाल में तो पूछ ही सकता है बजट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 112 में। किसमें बच्चों? 112 में है। चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर, अब देखो इन्हें लास्ट तक कितने याद है आपको, देखो 9.27 है। चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर है 9.27, जो कौन सी चालू का मतलब है? 2021-22 की, जो अभी हमारी जो 1 अप्रैल में शुरू हुई थी, कब? 2021 में, और कब तक चलेगी? 31 मार्च 2022 तक, यानी जो ये साल अभी चल रही है ना बच्चों, 9.27 रहेगी। आजादी का अमृत काल कौन सा है? कौन सा है बच्चों? हमारे आजादी को मिले हुए हो गए 75 साल। अब 75 से 100 साल जब तक होंगे, ये जो 25 साल बीच के हैं, इसे बोला जाएगा आजादी का अमृत काल। क्या बोला जाएगा? आजादी का अमृत काल इसको बोला जाएगा बच्चों, ठीक है। इसमें उद्देश्य है देश को मजबूत बनाना। क्या? मजबूत बनाना बच्चों, ठीक है। अमृत काल के लिए कितनी प्राथमिकताएं हैं? 4 हैं। पीएम गति शक्ति है बिल्कुल है। समेकित विकास यानी विकास में सबको शामिल करना है, बिल्कुल है जी, है ना। जो निवेश है, जो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए वित्तीय मदद इसमें है, बिल्कुल है। उत्पाद संवर्धन और उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रमण एवं जलवायु कार्य, ये इसमें है, बिल्कुल है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल, पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए कितने इंजन बच्चों? 7 इंजन। कितने इंजन? 7 इंजन। सड़क मार्ग उसमें है, बिल्कुल है। रेल मार्ग, बिल्कुल, तभी तो ढांचा जो है देश का कब सुधरेगा? बढ़िया सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग बढ़िया हो, हवाई अड्डे बढ़िया हो, बंदरगाह बढ़िया हो, जल मार्ग बढ़िया हो, देश का माल परिवहन की अच्छी सुविधा हो, और बच्चों माल को रखने की भी अच्छी सुविधा हो, तभी तो देश का ढांचा सुधरेगा या नहीं सुधरेगा। इसलिए 7 इंजन है, ध्यान रखना है, ठीक है। कितना जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उसमें कितना जोड़ा जाएगा? 25,000 किलोमीटर इस साल में और जोड़ा जाएगा, यानी 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे और बनेगा इस साल में। कितना बनेगा? 25,000 किलोमीटर और जोड़ा जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो, वित्त की प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो देखो ये 16% पैसा यहां से आता है, 15% इनकम टैक्स से, 15% कॉर्पोरेट टैक्स से, और यहां से आता है 35%। तो अपने आप ही बता दो सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? रिसीट ऑफ इनकम, पैसे जहां से आते हैं, बजट में जो इनकम होती है, कहां सबसे बड़ा स्रोत है? तो वो है उधार और देयता बच्चों, ठीक है। चलो, है ना, उधार और देयता सबसे बड़ा है। 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना % है? कब बच्चों? 2022-23 में। जल्दी बताओ, 22-23 में कितना % है? 6.4%। सारा तो याद है, क्यों नहीं समझ में आ रहा? सारा तो याद है। लक्ष्य कितना है? 4.5% लाने का। कब तक लेके आएंगे? 25-26 तक। कब तक बच्चों? 25-26 तक लेके आएंगे, ठीक है। कब तक? 25-26 तक लेके आएंगे बच्चों, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, 22-23 के बजट में पीपीपी मॉडल पर कुल कितने लॉजिस्टिक पार्क, कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है? जल्दी बताओ बच्चों, कितने की गई है? तो ये की गई है 4 पार्क। कितने? 4 पार्क। पीपीपी का मतलब क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बच्चों। बजट 2022-23 में सबसे ज्यादा व्यय हम किस चीज पे सबसे ज्यादा खर्च करेंगे? तो भाई ब्याज भुगतान पे करेंगे, है ना। ब्याज भुगतान पे कितना? 20% पैसा। कितना? 20% ब्याज भुगतान पे करेंगे बच्चों, ठीक है। जो स्टेट है उनका शेयर कितना है? 17%। जो टैक्स मिलते हैं उसमें स्टेट का शेयर 17%। डिफेंस पे हम कितना खर्च करेंगे? जरूर याद रखना है, 8% करेंगे। कितना? 8% बच्चों। और सेंट्रल की जो केंद्र की जो योजनाएं हैं
उस पे 15% पैसा खर्च किया जाएगा। कितना? 15% पैसा खर्च किया जाएगा। पीएलआई जो है वो कितने सेक्टर में लागू की जाएगी? 14 में। अगले 5 सालों में कितना अतिरिक्त उत्पादन उससे किया जाएगा? कितना? 5 सालों में 30 लाख करोड़ का अतिरिक्त उत्पादन। कितनी नौकरियां पैदा की जाएंगी, सृजित की जाएंगी? 60 लाख नौकरियां पीएलआई के तहत पैदा की जाएंगी। कितनी? 60 लाख बच्चों। बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष जो रहेगा 2023 रहेगा। कौन सा रहेगा बच्चों? 2023 बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का संबंध किससे है? रेलवे से है। किससे बच्चों? रेलवे से। पर्वतमाला किससे संबंधित है? राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम है। रोपवे जो है उनका विकास करना है, उसे बोलेंगे पर्वतमाला बच्चों, है ना। किसानों के लिए कौन सी योजना लाई गई है? किसान ड्रोन। किसानों के लिए कौन सी योजना बजट में? किसान ड्रोन लाई गई है, ठीक है। कौशल विकास से संबंधित कौन सी योजना लाई गई है? देश स्टैक ई पोर्टल। देश स्टैक ई पोर्टल बच्चों, इसमें कौशल विकास किया जाएगा और बच्चों जो वो है ना अपनी आजीविका, अपनी लाइवलीहुड कमा पाए, अपने लिए रोजी रोटी कमा पाए, ऐसा माहौल बनाया जाएगा, ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाएगा, ठीक है। शिक्षा के लिए क्षेत्र में क्या हुआ है बजट में? जो चैनल थे कौन से बच्चों? 1 क्लास 1 टीवी चैनल, है ना। पीएम ई विद्या जो योजना थी उसके तहत जो 1 क्लास 1 टीवी चैनल 12 जो चैनल थे बच्चों, अब वो कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे। कितने? 200 हो जाएंगे, ठीक है। सक्षम आंगनवाड़ी किसके लिए बच्चों? महिला और बच्चों के विकास के लिए, ठीक है। मिशन शक्ति महिला और बच्चों के विकास के लिए। मिशन वात्सल्य महिला और बच्चों के विकास के लिए। सक्षम आंगनवाड़ी हो गया। पोषण 2.0, पोषण 2.0 भी महिला और बच्चों के विकास के लिए। पीएम डिवाइन, डिवाइन की फुल फॉर्म अगर देख लेंगे तो डेवलपमेंट और डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, है ना। डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, जिसके तहत मिजोरम में बांस के लिंक रोड भी बनाए जा रहे हैं। कहां पे? बांस के लिंक रोड भी कहां बनाए जा रहे हैं? मिजोरम में बनाए जा रहे हैं, इसी के तहत, पीएम डिवाइन के तहत बच्चों। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस सीमा पर बसे हुए गांवों का विकास करने से संबंधित है? उत्तरी सीमा पर बसे हुए गांवों का विकास करने से संबंधित है बच्चों, ठीक है। चलो, गिफ्ट सिटी में किनको अनुमति दी जाएगी क्लास शुरू क्या करने की बच्चों? किनको अनुमति दी जाएगी अपना क्या कोई भी संस्थान बनाने की, है ना, कोई भी संस्था वहां पे खोलने की किनको अनुमति दी जाएगी? तो जो विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालय और संस्थान है, विदेशी, ऑक्सफोर्ड वाले चाहें कि जी हमें आपके यहाँ एक स्कूल खोलना था, हमें अपना क्या, हमें एक अपने आपकी यूनिवर्सिटी का एक कैंपस आपके यहाँ भी खोलना है, तो क्या भाई खोल लो। कहाँ पे? गुजरात में गिफ्ट सिटी में, ठीक है, उनको अनुमति दी जाएगी, ठीक है। डिजिटल रुपया कौन लेके आएगा? जिसे बोलेंगे डिजिटल रूपी, आरबीआई लेके आएगा बच्चों। कौन? आरबीआई। नल से जल योजना पर कितना खर्चा होगा? 60,000 करोड़ बच्चों, ठीक है। कितने रिवर लिंक प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है? 5 की गई है, जिसमें से केन बेतवा कौन है? 1 है, ठीक है। एमएसपी पे कौन कौन सी फसल खरीदी जाएंगी? धान और गेहूं बच्चों। कौन सी? एमएसपी पे कौन कौन सी? धान और गेहूं। एमएसपी पे कौन कौन सी फसल? धान और गेहूं। सरकार कितना खर्च उसके लिए करेगी? 2.37 लाख करोड़। कितना? 2.37 लाख करोड़ सरकार उस पर खर्च करने वाली है। बजट के तहत राज्यों को कितनी अनुमति है राजकोषीय घाटे की? राजकोषीय घाटे की 4% की अनुमति। कितने की? 4% की। केन बेतवा जो लिंक परियोजना है उसका कुल खर्चा कितना होगा? 44,605। इस बजट में उसमें से कितना दिया गया है? 1400 करोड़ का। कितना बच्चों? 1400 करोड़ का। उसका कुल अनुमानित व्यय कितना है? 44,605। केन कहां की नदी है बच्चों? यह है मध्य प्रदेश की। बेतवा कहां की है? उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। इसमें पानी क्या है? केन से जो फालतू पानी है वो लाया जाएगा किसमें? बेतवा में। किसमें बच्चों? बेतवा में लाया जाएगा, ठीक है। कितनी जमीन की सिंचाई होगी? 9.08 लाख हेक्टेयर, लगभग 9 लाख हेक्टेयर, याद रख लो, है ना। लगभग 9 लाख हेक्टेयर जो जमीन है उसकी सिंचाई इस योजना से हो जाएगी। और बच्चों कितने लोगों को पीने का पानी मिलेगा? 62 लाख लोगों को। कितने को? 62 लाख लोगों को मिलेगा, ठीक है। इस बजट में कितना इस परियोजना के लिए? 1400 करोड़। कुल मिला के कितना? 44,605 करोड़ खर्चा होने वाला है, ठीक है। एक कक्षा एक टीवी का विस्तार कितने चैनलों तक? जल्दी से जल्दी देखो, 200 चैनल तक। कितना? 200 तक, ठीक है बच्चों। इसमें प्रमुख जो 100 यूनिवर्सिटी हैं उससे कोर्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है। चलो, ई शिक्षा एक योजना है। बजट 2022-23 में कितनी डिजिटल यूनिवर्सिटी की?
जो स्थापना है उसका निर्णय लिया गया है। एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, ठीक है। पिछले बार बजट में एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, है ना, कहां पे, लेह में। उसका नाम है सिंधु विश्वविद्यालय, और किसी नदी के नाम पे वो पहली ही यूनिवर्सिटी है। क्या है? किसी नदी के नाम पे वो पहली ही यूनिवर्सिटी है। डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाली जो इनकम है उस पर कितने परसेंट कर लगेगा? 30% कर लगेगा बच्चों। कितना? 30% कर उस पर लगेगा। पीएम आवास योजना के तहत 2022-23 में कितने घरों का निर्माण होगा? 80 लाख। 80 लाख कितने हजार करोड़ खर्चा होगा? 48,000 करोड़। कितना? 48,000 करोड़ का इस पे खर्चा आएगा बच्चों, ठीक है, इस साल में। पीएम डिवाइन योजना, तो डिवाइन का मैंने बताया था, फुल फॉर्म देख लो आप। डिवाइन का मतलब है डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। तो सीधे सी बात है बच्चों, उत्तर पूर्वी भारत के विकास से संबंध है। किससे? उत्तर पूर्वी। आजादी के अमृत महोत्सव में जो अनुसूचित बैंक हैं, जो शेड्यूल्ड बैंक हैं भारत के, ठीक है, वो कितने जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित करेंगे? तो 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट वो स्थापित करेंगे बच्चों, ठीक है। कितने? 75, ठीक है। रैम्प प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग से जो उनका है ना, उनका विकास, उससे संबंध है। और जब इसकी फुल फॉर्म देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। रेजिंग उठाना, एक्सीलरेटिंग स्पीड देना उसको, किसको? एमएसएमई की परफॉर्मेंस को, ठीक है। तो यह है रैम्प प्रोग्राम। सीधी सी बात हो जाएगी, रैम्प प्रोग्राम के लिए कितने करोड़ खर्च किए जाएंगे? 6,000 करोड़। लेकिन कितने सालों में? 5 सालों में किए जाएंगे बच्चों। कितने में? 5 सालों में, ठीक है। घर के लिए कितने? 48,000 करोड़। 48,000 करोड़ कितने घर बनाए जाएंगे? 80 लाख घर बनाए जाएंगे बच्चों। कितने? 80 लाख, ठीक है। नल से जल के लिए कितने? 60,000 करोड़। कितना? 60,000 करोड़ बच्चों, ठीक है। और ये जो है रैंप प्रोग्राम 5 सालों में 6,000 करोड़। कितने? 5 सालों में 6,000 करोड़ बच्चों, ठीक है। जो प्राकृतिक खेती के लिए, रसायन फ्री खेती के लिए 5 किलोमीटर का एक कॉरिडोर में क्या किया जाएगा? पहली बार ये खेती की जाएगी। किसके तौर पे? एक बच्चों पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, कि कितना फायदा होता है, करके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो गंगा नदी के किनारे है कॉरिडोर। कितने किलोमीटर का है? 5 किलोमीटर का है, गंगा नदी के किनारे है बच्चों। नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कितनी परियोजनाओं पे काम किया जाएगा? 8 के ठेके दिए जाएंगे। यानी ये योजनाएं बनानी है, ये परियोजना बनानी है, रोपवे बनाने हैं, उनका निर्माण करना है। कितनी परियोजना? 8 परियोजना। और कुल मिला के कितने किलोमीटर की होंगी ये होंगी बच्चों 60 किलोमीटर की। कितने की? 60 किलोमीटर की है बच्चों, ठीक है, 60 किलोमीटर की। अगला सवाल है, अगले 3 वर्ष के दौरान कितनी वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण? तो अगले 3 वर्ष के दौरान बच्चों 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा। कितने का? और बच्चों कवच जो है, कवच रेलवे सेफ्टी के लिए ना, रेलवे सेफ्टी के लिए जो एक नई टेक्नोलॉजी है रेलवे सेफ्टी के लिए, जिससे एक्सीडेंट फ्री करना है रेलवे को, उसमें कितने हजार किलोमीटर जोड़े जाएंगे? 2000 किलोमीटर ऐसा ट्रैक तैयार किया जाएगा जो किसके अंडर में हो? कवच, जिसमें कवच टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो, जिसमें एक्सीडेंट होने की संभावना शून्य हो जाए, ठीक है। चलो 400 वंदे भारत जो गाड़ियां वो हो गई। और लास्ट है बच्चों, कितनी वंदे भारत रेलगाड़ियों का? अच्छा, ये भी वही सेम क्वेश्चन है। तो 400 का निर्माण किया जाएगा। कितने का? 400 का किया जाएगा बच्चों। ये जो है छोटी सी वीडियो, ये छोटा सा जो हिस्सा है किसका? क्या बच्चों? ये जो हमने किया है रैपिड रिवीजन। जब भी बजट को आपको बार बार देखना हो, जब भी बाद में आपको बजट को देखना हो ना, तो केवल ये रैपिड रिवीजन 15 मिनट की आप कर लेंगे। उस 15 मिनट में ही वो सारा का सारा 3 या 4 बार ज्यादा से ज्यादा देखने की जरूरत पड़ेगी, वो सारा ऐसे ही उंगलियों पे हो जाएगा जैसे पिछला बजट था, ठीक है। चिंता मत करो। बाकी मैं बीच बीच में क्लास में भी शामिल करता रहूंगा। जिनको क्लास पसंद आई हो, एक बार जाते वक्त जरूर क्लास लाइक करके जाइए बच्चों, जाते वक्त जरूर लाइक करके एक बार क्लास जाइए वो, ठीक है। और हमारा इसका जो आपको मिलेगा PDF, वो मिलेगा RWA करंट अफेयर्स पे। किस पे बच्चों? RWA करंट अफेयर्स पे वो आपको PDF मिलेगी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, कल सुबह फिर मिलते हैं। धन्यवाद।